नमस्कार मित्रों। अभी जो राजस्थान में एग्ज़ाम होने वाले हैं, चाहे वो आपका रीट का एग्ज़ाम है या फिर आपका फर्स्ट ग्रेड है या आपका सेकंड ग्रेड एग्ज़ाम है, तो ये जो सभी एग्ज़ाम हैं, इनमें एक चीज़ कॉमन है और वो है आपकी राजस्थान की जीके। उसके अंदर क्या चीज़ें शामिल हैं इन सभी एग्ज़ाम में, तो वो है आपका राजस्थान का भूगोल, राजस्थान का इतिहास और राजस्थान की संस्कृति। तो ये विषय जो है, ये राजस्थान जी के, जिसके अंदर विशेष रूप से भूगोल, इतिहास और संस्कृति, ये तीनों विषय आपके, ये जो तीनों ही एग्ज़ाम है, रीट, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, इन सभी के सिलेबस का ये पार्ट है। तो इस वजह से ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगर आप कई सारे एग्ज़ाम अगर आप देने वाले हैं राजस्थान के, जो हाल फिलहाल में अब होंगे, तो ज़रूरी है कि आप राजस्थान का ये पोर्शन है, इसको कवर कर ले, ताकि ये सभी एग्ज़ाम में आपके काम आए। तो आज मैं आपके सामने जो यहाँ पर पढ़ाने जा रहा हूँ, वो है आपका राजस्थान का परिचय और राजस्थान का जो भौतिक स्वरूप है, ये आज मैं इस वीडियो में कवर कराऊंगा। और जो ये अपवाह तंत्र जो है, ये जो बच जाता है, ये आपको नेक्स्ट वीडियो में ये कवर करवाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले हम देखते हैं राजस्थान का जो परिचय है वो देख लेते हैं। इसमें भी ज़्यादा जोर हमारा रहेगा कि हम फैक्ट को देखते हुए चलें, इसलिए जो प्रमुख इसमें जो फैक्ट दिए हुए हैं उनको मैंने पहले ही हाईलाइट कर लिया है। तो आप देखेंगे जो राजस्थान है, ये प्राचीन सभ्यताओं का केंद्र रहा है। और आपका जो ये लूली बेसिन है, इसमें आपको तिलवाड़ा जो बाड़मेर में पड़ेगा, आहड़ उदयपुर में, गीलूगंड उदयपुर में और कालीबंगा गंगानगर में, तथा गणेश्वर टीला आपका सीकर में पड़ेगा। तो यहाँ पर जो अवशेष मिलते हैं, ये प्रमाण हैं कि जो राजस्थान है वो प्राचीन सभ्यताओं का केंद्र रहा है। उसके आगे फिर आप देखेंगे, इसमें आगे बताया है कि जो प्राचीन नाम थे, यानी कि प्राचीन व मध्यकाल में राजस्थान के जो भिन्न भिन्न क्षेत्र हैं, उनके नाम क्या रहे हैं। तो और आप जब इतिहास पढ़ रहे होंगे तो उस समय ये नाम भी आपके सामने आते होंगे। तो ज़रूरी है कि हम ये देखें कि जैसे यहाँ पर क्या दे रखा है, योद्धे, तो ये किस जगह पर है, तो ये है श्री गंगानगर में। उसी तरीके से अहिछत्रपुत्र नागौर में, गुर्जर ये गुर्जरत्रा जोधपुर पाली में, माड़ है जैसलमेर में, स्वर्णगिरी है, चंद्रावती है, मेवाड़ है उदयपुर में, बागड़ है डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र जो है पड़ता है वहाँ है। उसके अलावा कुरू है अलवर। बैराट के बारे में आपने देखा होगा, ये भी अलवर और जयपुर वाले क्षेत्र में पड़ता है। और शाकभरी का लगातार आप नाम सुनते होंगे इतिहास में, तो ये सांभर के पास पड़ता है। तो इस तरीके से प्राचीन नाम यहाँ पर दिए हुए हैं। आगे है फिर 11वीं से 18वीं शताब्दी के बीच कई राजवंश हुए, और ये सभी जो राजवंश थे, इनमें ज़्यादातर क्या थे, वो राजपूत राजा थे यहाँ पर। तो इस वजह से क्या है कि ब्रिटिश काल में जो क्षेत्र था राजस्थान का, इसको राजपूताना नाम दिया गया था। तो ये इसके पीछे का कारण था। और उस समय जो प्रमुख जो राजपूताना जो राज्य थे वहाँ पर उस समय, तो उसमें कौन से हैं, तो जयपुर, आमेर, मारवाड़, मेवाड़, कोटा, बूंदी, भरतपुर, उसके अलावा नीचे दिया है अंत में आपका, तो ये आदि प्रमुख रियासतें यहाँ पर थी। यहाँ देखेंगे कि यहाँ एक सारणी दी हुई है, यह है राजस्थान एकीकरण के चरण। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर 7 चरण दिए गए हैं। 1948 से ये शुरू होता है और 1956 में जाकर के वर्तमान जो राजस्थान है, ये इसका स्वरूप हमारे सामने है। तो ये आता है। तो इसमें आप देख सकते हैं, आपको चरण ध्यान करने हैं और कौन कौन सी रियासतें जो थी किस चरण में वो शामिल होती गई, और संघ का उस समय फिर नाम क्या रहा वो आप देख सकते हैं। जब आप पढ़ेंगे राजस्थान का जो आधुनिक इतिहास है,
तो वहाँ पर आपको ये चीज़ें विस्तार से पढ़ने के लिए मिलेंगी, जिसकी मैं बाद में वीडियो भी बना दूंगा। और इससे संबंधित प्रश्न लगभग ज़्यादातर आता ही है। आगे देखते हैं एक बार। तो ये देखिए, वर्तमान जो राजस्थान राजपूताना की कितनी है, 19 रियासतें, 3 चीफशिप और केंद्र शासित अजमेर और मेवाड़, ये सभी क्षेत्र मिल करके और वर्तमान राजस्थान जो आप देख रहे हैं ये बना था, ये अस्तित्व में आया। और एकीकरण का चरण की तालिका तो ऊपर दे ही चुके हैं। अब क्या है कि वर्तमान जो राजस्थान है, प्रशासनिक दृष्टि से इसमें कितने संभाग हैं, तो कुल मिलाकर के इसमें 7 संभागों में बांटा गया है, जिसमें कि टोटल मिलाकर के 33 जिले हैं, 90 उप जिले हैं, 334 तहसीलें हैं, 295 पंचायत समितियां हैं, 222 नगर पालिकाएं हैं और 9,900 ग्राम पंचायतों में यह विभाजित है। एक बार मैं मैप दिखा देता हूँ इसका आपको। तो यहाँ आप मैप में देख सकते हैं, ये 7 संभागों में इसको बांटा गया है। ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और ये 7। तो कुल मिलाकर के राजस्थान को 7 संभागों में और 33 जिलों में बांटा गया है। आगे देखते हैं। तो अगला है अवस्थिति व विस्तार। तो इसमें देखिए, राजस्थान राज्य भारत के उत्तर पश्चिमी भाग, यानी ये देखिए छोटा सा एक मैप है यहाँ पर। तो ये आपका ऊपर वाला जो हिस्सा होता है किसी भी मैप में, वो आपका होता है उत्तर, और नीचे वाला आपका दक्षिण, और आपका जो राइट साइड में जो हिस्सा होता है वो आपका होता है पूर्व, और ये होता है पश्चिम दिशा। तो ये दिशाएं हैं। तो इसके अंदर इन्होंने बताया कि उत्तर और पश्चिमी जो भाग है, यानी ये जो भारत है, अगर भारत के केंद्र से आप देखेंगे तो राजस्थान जो पड़ता है ये इस पश्चिम और उत्तर, इसके बीचों बीच में इस दिशा में पड़ता है, ये रहा। तो भारत के उत्तर पश्चिम भाग में कितना, तो 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। तो इसके बीचों बीच में है। मैं मैप में भी दिखला देता हूँ एक बार आपको। ये देखिए आप, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये देशांतर जो रेखाएं होती हैं, देशांतर रेखाएं आपको पता होंगी कि ये ऊपर से नीचे की तरफ आती है। ग्लोब में या मैप में देखेंगे तो ये ऊपर से नीचे की तरफ, यानी कुछ ये इस तरीके से होती हैं, इस तरीके से होती हैं। तो ये देशांतर रेखाएं होती हैं, और अक्षांश रेखाएं जो होती हैं वो इस प्रकार से होती हैं। तो ये है आपका पूर्वी देशांतर 69 डिग्री 30 मिनट से लेकर के, और ये आपका पूर्वी देशांतर में 78 डिग्री 17 मिनट तक फैला है। उसी प्रकार से आप देखेंगे 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से शुरू होता है, बिल्कुल कर्क रेखा के नज़दीक है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ से शुरू होता है आपका, और ऊपर ये जाकर के उत्तरी अक्षांश में 30 डिग्री 12 मिनट तक ये फैला हुआ है। उसके अलावा जो इसका जो कुल क्षेत्रफल है वो देख सकते हैं आप, 3.4 लाख वर्ग किलोमीटर इसका ये टोटल जो क्षेत्रफल है। ये जब आप काउंट करेंगे तो ये टोटल जो क्षेत्रफल पड़ता है ये कितना है, 3.4 लाख वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। उसी प्रकार से आप देखेंगे कि इसकी जो आप चौड़ाई आप देखेंगे वो कितनी है, तो वो है 669 किलो 600 कह रहा हूँ 869 किलोमीटर इसकी ये चौड़ाई है। यानी कि पश्चिम से पूर्व की तरफ जो चौड़ाई है ये है 869 किलोमीटर, और उत्तर से दक्षिण की तरफ जो इसकी लंबाई है वो है आपका 826 किलोमीटर। तो ये कुछ फैक्ट हैं इसके अंदर जो दिए गए हैं। साथ में ये कच्छ का रण आप सुनते होंगे, ये गुजरात में पड़ता है आपका। और देखें इसमें जैसे अब आप बार बार जब राजस्थान का ज्योग्राफी या इतिहास पढ़ते हैं तो लूनी नदी के बारे में भी, ये देखिए आप चाह रहा है किस प्रकार से, तो लूनी नदी के बारे में भी आप पढ़ते होंगे। तो ये है आपका मैप। देखते हैं और क्या दिया हुआ है।
तो ये भारत का सबसे बड़ा राज्य है और कर्क रेखा जो है इसके दक्षिणी छोर पर बांसवाड़ा जो जिला है उसके पास से ये निकलती है। ये देखिए कर्क रेखा मैंने आपको बताया ही था, ये रही कर्क रेखा जो कि भारत के बीचों बीच से जाती है। ये कर्क रेखा लगभग दक्षिणी जो छोर है बांसवाड़ा, तो यहाँ से ये गुजरती है आपकी कर्क रेखा। इसके उत्तर में क्या है, तो उत्तर में है पंजाब, उत्तर पूर्व में है आपका हरियाणा, पूर्व में उत्तर प्रदेश है और दक्षिण पूर्व में आपका मध्य प्रदेश है तथा दक्षिण पश्चिम में आपका पड़ता है ये गुजरात। और राजस्थान व पाकिस्तान के बीच जो अंतर्राष्ट्रीय रेखा है वो कितनी है, तो 1070 किलोमीटर, जिसको क्या बोलते हैं रेड क्लिफ लाइन बोला जाता है। आप देखिए मैप के अंदर कि ये वाला जो एरिया है ये टोटल मिलाकर के कितना है 1070 किलोमीटर, और इसी को रेड क्लिफ बोला जाता है। और इससे राजस्थान के 4 जो ज़िले हैं वो उनकी सीमाएं यहाँ से टच होती है। तो वो कौन सा है, तो बाड़मेर है, आपका जैसलमेर है, आपका बीकानेर है और आपका गंगानगर है यहाँ कहीं, तो वो गंगानगर है। तो ये कुल मिलाकर के 4 ज़िले हैं जो कि इसकी अंतर्राष्ट्रीय जो बाउंड्री है वो कहलाती है। आगे देखिए इसमें फिर ये आगे दे ही रखा है गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर, ये सीमावर्ती ज़िले हैं। उसके अलावा इसका जो आकार है, अब देखिए बताया पतंग की तरह, पूर्व से पश्चिम में 869 किलोमीटर, उत्तर से दक्षिण में 826 किलोमीटर और कुल क्षेत्रफल आपका 3.4 लाख वर्ग किलोमीटर है। और अगर भारत से इसकी तुलना करें तो भारत का जो कुल क्षेत्रफल है उसका यह लगभग 10.43% टोटल मिलाकर के पड़ता है। और समझाने के हिसाब से इन्होंने बताया कि ये जर्मनी आप देखेंगे यूरोप के अंदर तो लगभग उसके बराबर है, जापान से थोड़ा सा बड़ा है, और ब्रिटेन जो है, ग्रेट ब्रिटेन जो है उससे 1.5 गुना बड़ा है, और श्रीलंका से तो ये 5 गुना बड़ा है। इजराइल काफ़ी छोटी कंट्री है, उससे लगभग ये अकेले ही 17 गुना बड़ा है क्षेत्रफल की दृष्टि से। आगे देखते हैं एक बार, ये अगला है आपका भौतिक स्वरूप, इम्पोर्टेंट है ये। तो इसमें देखिए बताया है कि राजस्थान का जो अधिकांश जो हिस्सा है, पश्चिमी एवं उत्तर पश्चिमी जो भाग है राजस्थान का अधिकांश, ये क्या है, टीटी सागर का ही अवशेष था। आपको पता होगा कि जो भारत जो है उसका जो हिस्सा है वो पहले अफ्रीका का, करोड़ों वर्ष पहले की बात है कि वो अफ्रीका का पार्ट होता था। वो समय के साथ वो खसकते खसकते और एशियन जो प्लेट है उससे जाकर के वो टकराए, जिसकी वजह से ही जैसे अब ये भारत है ये आगे की तरफ बढ़ता गया, और जो ये आपका एशियन प्लेट है यहाँ की तरफ बढ़ते बढ़ते ये जाकर के यहाँ टकराया, और इसके टकराने से ही क्या हुआ है, जो हिमालय पर्वत है उसका निर्माण हुआ। और कहा जाता है कि ये आज भी वो प्रोसेस चल रहा है जिसकी वजह से हिमालय पर्वत जो श्रृंखला है उसके पर्वतों की जो ऊंचाई है वो आज भी बढ़ रही है। उसका रीज़न यही है। तो वो जो रास्ते में ये जो पड़ता था ये कहलाता था यहाँ पर वो टिथित सागर। तो उसी का पश्चिमी एवं उत्तर पश्चिमी जो भाग है राजस्थान का वो उसी का अवशेष है। कालांतर में हिमालय की नदियों द्वारा ये जो हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ, तो इससे जो निकलने वाली नदियाँ थी उन नदियों द्वारा जो मिट्टी जो यहाँ पर लेकर के आई उससे वो पट गई, यानी कि भर गई, जिसकी वजह से वो उस जगह का निर्माण हुआ है। और टिथी सागर के अवशेष के रूप में राजस्थान में आज भी सांभर, डिडवाना, पाचपद्रा और लूड़करसर खारी पानी की झीलें मौजूद हैं। तो ये आप देख सकते हैं। और जैसे आप देखेंगे कि भारत के अंदर जो उत्तर प्रदेश का हिस्सा है, बिहार का हिस्सा है, इसके आसपास के जो एरिए हैं, जब ये भारतीय जो प्लेट है जब वो वहाँ जाके टकराई तो एक्चुअल में वहाँ पर खाई थी, और वो जो खाई थी यानी कि काफ़ी निचला स्थान था। तो ये जो नदियाँ हैं जो हिमालय से निकलती हैं लाखों
वर्षों तक इनके बहने के बाद उनसे जो मिट्टी ला करके और वहाँ पर उसको भर दिया गया, जिसकी वजह से वो जो गंगा का जो मैदान जो इलाका है उसका निर्माण हुआ है। उसी तरीके से ये राजस्थान का निर्माण हुआ है जो बताया गया है। फिर है आपका अगला कि अरावली पर्वत तथा दक्षिणी जो पठार है। अगर आप राजस्थान का मैप देखें तो ये तो आपका ये वाला जो हिस्सा है ये तो सारा का सारा आपका मरुस्थलीय क्षेत्र है। ये आप देखिए अरावली पर्वत आगे जा कर के ये छितरती चली जाती है और दिल्ली तक जाती है, ये दिल्ली तक जाती है। और यहाँ यहाँ जो पर्वत है उनकी ऊंचाई अधिक है इस जगह की, जो शुरुआती हिस्सा। और जैसे जैसे ये आगे बढ़ते हैं पर्वत तो छितरते चले जाते हैं और लेकिन उनकी ऊंचाई कम होती चली जाती है। तो इसका ये वाला है आपका पश्चिमी हिस्सा या उत्तर पश्चिमी हिस्सा जिसकी अभी हमने बात करी। और अभी जो पढ़ रहे हैं वो है इसका दक्षिणी हिस्सा या दक्षिण पूर्वी हिस्सा, ये वाला हिस्सा है राजस्थान का। तो यहाँ पर इन्होंने बताया है कि दक्षिणी पठारी अरावली पर्वत ये सभी क्या है, गोंडवाना लैंड के भूभाग हैं। प्राचीन समय में वो जो स्थान था उसको गोंडवाना लैंड कहा जाता था, तो उसी का ये हिस्सा है। तो अरावली पर्वतमाला विश्व की प्राचीनतम पर्वतमाला है। देखिए भारत के अंदर जो हिमालय पर्वतमाला है वो बिल्कुल नवीनतम पर्वत श्रृंखला है और अरावली जो है वो सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है। केवल भारत ही नहीं तो आप विश्व की बात करेंगे तो विश्व में भी वो सबसे प्राचीनतम में से एक है। इसी वजह से जो पत्थर तैयार होते हैं घर बनाने के लिए या किसी भी चीज़ के लिए काम के लिए, तो वो इन पर्वत जो श्रृंखला है यहाँ से वो काट के तैयार किए जाते हैं। लेकिन हिमालय पर्वत जो वहाँ की जो पहाड़ हैं वहाँ से ये चीज़ें तैयार नहीं हो सकती। आगे देखिए अरावली जो पर्वतमाला है वो राज्य की जो नदियाँ हैं उनका मुख्य जल विभाजक का कार्य करती है। और आप देखेंगे सुविधा के लिए 4 हिस्सों में बांटा गया है। जो राजस्थान का भौतिक स्वरूप है उसको 4 हिस्सों में बांटा गया है। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, अरावली पहाड़ी प्रदेश, पूर्वी मैदानी प्रदेश और दक्षिण पूर्वी पठार। एक बार मैं ये मैप पे भी दिखा देता हूँ आपको। तो ये देखिए भौतिक स्वरूप राजस्थान का आप मैप में, तो ये है आपका पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। ये देखिए ये उसी का पार्ट है। अर्ध शुष्क संक्रामक प्रदेश ये उसी का ही पार्ट है, यहाँ पर एक डिवाइड करके दिखाया गया। और ये आपका आ जाता है अरावली पर्वत श्रृंखला, ये जो हिस्सा है। फिर आपका है पूर्वी मैदान और सबसे नीचे आपका आ जाता है अंत में आपका दक्षिणी राजस्थान में जो पठारी क्षेत्र है, हाड़ौती पठार लिखा है, तो ये विंध्यन का गार देख सकते हैं। तो ये इस तरीके से और इसी प्रकार से यहाँ चैप्टर में भी दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के बारे में पढ़ेंगे, फिर उसके बाद अरावली पर्वत श्रृंखला है, फिर पूर्वी मैदान है और अंत में आपका जो पठारी क्षेत्र ये वाला हिस्सा आता है, तो इसके बारे में हम देखेंगे। तो ये शुरू होता है आपका पहला पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। तो देखिए अरावली पर्वतमाला के उत्तर पश्चिम और पश्चिम में यह जो भाग है ये विस्तृत है और ये समुद्र तल से इसकी ऊंचाई है 60 से 360 मीटर ऊंचा। और यहाँ पर कौन से ज़िले आते हैं, तो यहाँ ऊपर से शुरुआत करेंगे तो गंगानगर, हनुमानगढ़, झुंझुनू, सीकर, चूरू, बीकानेर, नागौर, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, जालौर और सिरोही, तो ये सभी क्षेत्र आते हैं। और यहाँ का ज़्यादातर क्षेत्र क्या है, वो बालू से आवृत है यानी रेगिस्तानी क्षेत्र है। मानवीय प्रभाव से सिंचाई के विस्तार से, यानी मानवीय प्रभाव और सिंचाई के विस्तार, इसकी वजह से क्या हुआ है कि कुछ क्षेत्रों के मरुस्थलीय परिदृश्य में परिवर्तन आया। और वो कौन से क्षेत्र हैं, तो आपका गंगानगर है, हनुमानगढ़ और बीकानेर है। मैप में आप देखिए ये गंगानगर, हनुमानगढ़ और ये बीकानेर, तो ये जो एरिया आपका आता है यहाँ पर फिर भी कुछ परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा, यानी कि थोड़ा सा यहाँ पे स्थिति में सुधार है। आगे देखिए कि यहाँ बताया गया कि यहाँ पर जो बालू के जो टीले हैं वो 3 प्रकार के मिलते हैं, अनुदैर्ध्य, अनुप्रस्थ और बरखान। तो ये अनुदैर्ध्य क्या है, तो ये प्रचलित पन के समानांतर बने टीले हैं और ये जो अनुप्रस्थ है ये लंबवत बने टीले हैं।
वायु की दिशा में जो लंबवत बने हैं, और बरखान वाले हैं ये अर्धचंद्राकार टीले हैं। तो आगे देखते हैं एक बार। ये देखिए, धरातलीय स्वरूपों के आधार पर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को 4 भागों में इसको भी समझने के हिसाब से डिवाइड किया गया। और वो क्या है, तो पहला है आपका बालू में शुष्क मैदान है। तो शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश ये 25 सेंटीमीटर समवर्षा वाला जो क्षेत्र है, ये वो हिस्से की बात हो रही है। और इसमें आपका जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर, नागौर और चूरू जिलों के पश्चिमी जो भाग हैं ये शामिल है, चूरू जिले का। यानी अगर आप मैप में देखेंगे, एक बार दिखाता हूँ, तो आपका जो ये वाला हिस्सा है ना, ये बात हो रही है इस हिस्से की। तो इस हिस्से की बात हो रही है यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि कुछ हिस्से यानी कि बाड़मेर और बीकानेर है या जैसलमेर है, यहाँ पर बालू के विशाल टीलों के साथ साथ आपको ग्रेनाइट, चूना पत्थर और बलुआ पत्थर से बने हुए आपको कुछ चट्टानी भूभाग भी मिलेंगे। और यहाँ पर वो जो तीनों प्रकार के टीले पाए जाते हैं, जो रेत के जो टीले हैं वो तीनों प्रकार के यहाँ पर पाए जाते हैं। और यहाँ आप देखेंगे कि यहाँ खारे पानी के छिछले क्षेत्र आपको मिलेंगे, जिन्हें क्या कहा जाता है, रन। मैंने मैप में शुरू में आपको दिखाया हुआ था, जो कच्छ का रन है वो क्या होता है। रन का मतलब क्या है कि खारे पानी के जो छिछले क्षेत्र होते हैं उनको रन कहा जाता है। अधिकांश नदियाँ जो हैं, जो समुद्र में जाके नहीं मिलती राजस्थान की, तो वो इसी प्रकार से वह कहीं ना कहीं ज़मीन पर ही विलुप्त हो जाती है। फिर है आपका दूसरा लूनी बेसिन। अब देखिए, यह बेसिन जो है ये 25 सेंटीमीटर से 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा वाला जो क्षेत्र पड़ता है उसके बीच में वो है। अरावली के ये भी दक्षिण और पश्चिमी हिस्से में अवस्थित है। और लूनी बेसिन का विस्तार दक्षिण जोधपुर, पाली, जालोर, पश्चिमी सिरोही इन जिलों में पड़ता है। यानी उससे थोड़ा सा आप एक बार मैप पे दिखाई देता हूँ मैं आपको। मैप में जो आपका ये वाला हिस्सा पड़ता है ना, इस हिस्से की बात हो रही है यहाँ पर। फिर आगे कि लूनी और उसकी जो सहायक नदियाँ हैं, इसका जो बहाव क्षेत्र है ये जलोढ़क मैदान का वहाँ निर्माण करता है। और ये सभी क्या है, मौसमी नदियाँ हैं। ये इस क्षेत्र में पचपदरा नाम से खारी पानी का जो क्षेत्र है, और यहाँ पर नमक बनाने का भी कार्य किया जाता है। इसके बाद है फिर आपका तीसरा अंतःस्थलीय प्रवाह का मैदान। शेखावटी प्रदेश के नाम से भी इसको जाना जाता है, इसको शेखावटी प्रदेश कहते हैं। और अर्ध शुष्क मैदान का विस्तार जो है वो झुंझुनू, सीकर, चूरू, नागौर के उत्तरी भाग में है। और यहाँ पर मध्यम व निम्न ऊंचाई के बालू के आपको टीले मिलेंगे। और बरखान टीले यहाँ पर अधिक मात्रा में आपको मिलेंगे। अर्धचंद्राकार वाले जो टीले हैं वो ज़्यादा मिलेंगे। और यह क्या है, अंतःस्थलीय प्रवाह क्षेत्र है। यहाँ पर जो नदियाँ या नाले जो भी हैं ये थोड़ी दूर बहने के बाद क्या हो जाते हैं, विलुप्त हो जाते हैं। तो आप देखिए यहाँ पर जो मुख्य नदियों के नाम दिए हैं, मेंधा और कांतवली, ये यहाँ की मुख्य नदियाँ हैं इस क्षेत्र में। और यहाँ पर आपको खारे पानी की झीलें मिलेंगे। ये देखिए, सांभर, डिडवाना, कुचमान, सुजानगढ़, ताल छापर, परिहारा चूरू में। तो ये सभी आपको खारे पानी की यहाँ पर झीलें मिलेंगी। इसके बाद आपका आ जाता है चौथा, ये है घग्गर का मैदान। तो यह क्षेत्र मरुस्थल का उत्तरी भाग है, जो कि गंगानगर और हनुमानगढ़ जिले में फैला हुआ है। और यहाँ भी क्या है, बरखान प्रकार के टीले ज़्यादा मिलते हैं। और जो घग्गर है ये अंतःस्थलीय प्रवाह वाली नदी है। और घग्गर की सूखी सरिताओं को पुराणों में वर्णित हिमालय से निकली सरस्वती नदी का हिस्सा कहा गया। इस पे तो रिसर्च चल भी रहा है, आपको पता ही है। और इंदिरा गांधी नहर, जिसको वह गंगा नहर, यहाँ पर सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराती हैं, जिसकी वजह से क्या है, गहन कृषि होती है यहाँ पर। इस क्षेत्र में जालिध्यक्य और क्षारता की समस्या हालांकि बड़ी है, यानी पानी की मात्रा ज़्यादा है। एक बार मैं आपको
इंदिरा गांधी नहर जो इम्पोर्टेंट है, ये मैं आपको मैप में दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये आपकी जो इंदिरा गांधी नहर है, ये यहाँ दिखाया हुआ है। ये बिल्कुल इस क्षेत्र में बहती है, यानी आपका हनुमानगढ़, गंगानगर, बीकानेर, इस क्षेत्र से होते हुए जैसलमेर तक आपको दिखाई दे रही है। काफ़ी बड़ी नहर है। अब ये दूसरा पार्ट स्टार्ट होता है। अरावली पहाड़ी प्रदेश जो है, इसको देखते हैं। तो अरावली पर्वतमाला राजस्थान की मुख्य व प्राचीन पर्वतमाला है। राज्य का 9.3% जो क्षेत्रफल है, ये इसके अंतर्गत आता है। और दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व दिशा में कुल मिलाकर के 692 किलोमीटर तक ये फैला हुआ है। इसकी जो लेंथ है वो 692 किलोमीटर तक है कुल मिलाकर के। और लेकिन राजस्थान में ये कहाँ तक है, कितना है, तो ये राजस्थान में टोटल मिलाकर के 550 किलोमीटर तक है। और ये कहाँ से शुरू होता है, खेड़ ब्रह्मा से लेकर के खेतड़े, यानी गुजरात सीमा से लेकर के आपकी दिल्ली कह रहा हूँ, यानी हरियाणा की जो सीमा है वहाँ तक ये फैला है, यानी पूरा ही फैला हुआ है, इसकी पूरी लेंथ है। और इसमें देखिए, यह सिरोही से खेतड़ी तक तो श्रृंखलाबद्ध है, यानी यहाँ तक तो ये श्रृंखलाबद्ध है। और उसके पश्चात ये छोटी छोटी पहाड़ियों के रूप में दिल्ली तक फैले हुए हैं। दिल्ली में ये आपको जैसे पहाड़गंज है, हिंदूराव हॉस्पिटल वाला जो एरिया है, और यहाँ तक कि दिल्ली विश्वविद्यालय जो है नॉर्थ कैंपस, वहाँ तक आपको अरावली पर्वत के कई सारे छोटे छोटे पार्ट आपको देखने को मिल जाएंगे। तो इसका जो विस्तार है राजस्थान के अंदर, वो उसके अंतर्गत आते हैं 9 जिले: सिरोही, उदयपुर, राजसमंद, अजमेर, जयपुर, दौसा, अलवर, सीकर और झुंझुनू। यहाँ की जो औसत ऊंचाई है वो है 930 मीटर। अरावली पहाड़ी क्षेत्र को देखिए समझने के हिसाब से 3 उप प्रदेशों में बांटा गया है। पहला आपका दक्षिण अरावली क्षेत्र जो कि आबू से अजमेर तक है। मध्य वाला अरावली क्षेत्र है अजमेर से जयपुर तक। और उत्तर अरावली जो क्षेत्र है वो जयपुर से फिर खेतड़ी तक है। इन तीनों को अलग अलग एक बार देख लेते हैं कि दक्षिणी अरावली जो क्षेत्र है, इसमें सिरोही, उदयपुर, राजसमंद, ये ज़िले इसके अंदर आते हैं। और ये यहाँ की जो अरावली जो श्रेणियाँ अत्यधिक विषम व ऊंची हैं। सिरोही जिले में आबू सिरोही श्रेणी में अनेक पहाड़ियाँ व चोटियाँ हैं। इस क्षेत्र में स्थित गुरु शिखर, ये सबसे ऊंची चोटी है राजस्थान के अंदर। 1727 मीटर ऊंची इसकी चोटी है गुरु शिखर। इसके बाद है फिर अचलगढ़ 1380 मीटर, देलवाड़ा, कुंभलगढ़, तो ये अन्य पर्वत चोटियाँ हैं। उदयपुर राजसमंद क्षेत्र में आप देखेंगे सर्वोच्च चोटी जो है वो है जरगा, 1431 मीटर है। उदयपुर के उत्तर में कुंभलगढ़ व गोगुंदा के बीच का पठार भोराट पठार के नाम से आप ये जाना जाता है। यह पूर्व दिशा में बहने वाली नदियों का उद्गम स्थल है, यानी कि आपको पता है कि पूर्व दिशा यानी इस तरफ बहने वाली नदियों का ये उद्गम स्थल भी है। फिर है आपका मध्य अरावली क्षेत्र। तो यहाँ पर अजमेर व जयपुर इसके बीच में ये फैला हुआ है। और यहाँ की जो पर्वत श्रेणियाँ वो संकीर्ण घाटियाँ व मैदान एकांतर क्रम में पाए जाते हैं। तारागढ़ जो है ये प्रमुख चोटी है, 885 मीटर इसकी ऊंचाई है। पश्चिमी राजस्थान की मुख्य नदी लूनी, इसका जो उद्गम क्षेत्र है वो यही क्षेत्र है। तो यहाँ पर नाग पहाड़ है, यहाँ से निकलती है आपकी लूनी नदी। फिर है आपका अंतिम, वह है उत्तरी अरावली जो क्षेत्र है। इसके अंदर आप देखिए कौन से ज़िले हैं, तो जयपुर, दौसा, अलवर, सीकर और झुंझुनू ज़िले ये इसके अंदर आते हैं। और यहाँ की जो पर्वत श्रृंखला वो छितरी हुई पहाड़ियाँ हैं, वो मैप में मैंने आपको दिखाया भी था। इसमें शेखावटी, तोरावटी, जयपुर, अलवर की पहाड़ियाँ शामिल हैं। और यहाँ की जो सामान्य ऊंचाई है वो है कितनी, 450 से 700 मीटर। सीकर जिले में रघुनाथगढ़ 1055 मीटर ऊंचा है।
अलवर जिले में बहराज 792 मीटर, जयपुर में खो 920 मीटर। ये इसकी इन क्षेत्रों की प्रमुख चोटियां हैं। इसके बाद आपका तीसरा जो हिस्सा है वो देखते हैं, वो है पूर्वी मैदानी प्रदेश। एक बार दोबारा से मैं मैप में दिखा देता हूँ। ये देखिए मैप में, ये जो है ग्रीन वाला हिस्सा, ये इसका पूर्वी मैदानी प्रदेश है, जो कि अरावली के आप कह सकते हैं कि पूर्व में और पूर्व दक्षिण की तरफ ये फैला हुआ है। तो पूर्वी मैदानी क्षेत्र देखते हैं, तो ये टोटल जो राजस्थान का जो क्षेत्रफल है उसका 23.9% क्षेत्र को यह घेरे हुए, और यहाँ पर बनास बेसिन और मध्य माही 56 के मैदान को शामिल किया जाता है। बेसिन आपको पता ही होगा, जो मुख्य नदी होती है और उसकी जो सहायक नदी होती है, वो जितने क्षेत्र को घेर के रखती है उसको बेसिन कहा जाता है, और जो मुख्य नदी होती है उसी नदी के नाम पर वो उस बेसिन का नाम भी रखा जाता है। तो वास्तव में यह नदी बेसिन प्रदेश है। इसके उत्तरी भाग में आप देखेंगे भरतपुर, अलवर, सवाई माधोपुर, करौली, जयपुर, टोंक और भीलवाड़ा, तो ये प्रदेश यहाँ पर आ जाते हैं। और इसका जो दक्षिणी भाग है वहाँ पर डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़ के 56 गांवों का मैदान, ये हिस्सा यहाँ पर शामिल है। तो इस प्रदेश में समतल व उपजाऊ कांप मिट्टी से बनी हुई है और कई नदियों द्वारा सिंचित है। अरावली पर्वतमाला तथा हाड़ौती पठार के मध्यवर्ती भाग को दो भू आकृतियों में बांटा जा सकता है। तो इसको भी समझने के हिसाब से दो हिस्सों में बांटा गया है। पहला है आपका बनास बाणगंगा बेसिन। तो बनास नदी और उसकी सहायक नदियों का यह मैदान दक्षिण में मेवाड़ का मैदान, उत्तर में मालपुरा और ये करौली के मैदान के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पर जो प्रमुख सहायक नदियाँ हैं इसकी बेड़ज खारी, मासी, मोरेल, बाणगंगा है। इस मैदान का ढाल पूर्व व उत्तर पूर्व की ओर है। यहाँ एकल पहाड़ियाँ ऊंचाई पर टिकरी नुमा हो जाती है। इस मैदान की जो औसत ऊंचाई है वो है आपकी 280 मीटर से 500 मीटर के बीच में। फिर जो दूसरा इसका हिस्सा है वो क्या है, तो मध्य माही व 56 बेसिन। यह मैदान उदयपुर से के दक्षिण पूर्वी भाग, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़ के दक्षिण भाग में 7056 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ। ये देखिए यहाँ पर एक छोटा सा जो उच्चावच का जो राजस्थान का जो मैप दिखला रखा है, तो ये बात हो रही है इस क्षेत्र की। इस मैदान की औसत ऊंचाई है 200 से 400 मीटर। सुलुम्बगढ़ सराड़ा क्षेत्र को स्थानीय भाषा में 56 तथा डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र को बागड़ क्षेत्र भी कहते हैं। नदियों की अधिकता के कारण बांसवाड़ा को 100 टापुओं का क्षेत्र नाम दिया गया है। माही की जो मुख्य नदियां हैं, जो सहायक नदियां, वो कौन सी हैं, तो सोम, जाखम, कागदर, झामरी आदि हैं। आदिवासी भील व गरासिया, वालरा नामक स्थानांतरित कृषि यहाँ पर करते हैं। अब इसका अंतिम चरण में आ गए हम चैप्टर के, वो है दक्षिण पूर्वी पठार, यानी कि आपका जो ये वाला हिस्सा है ना, ये नीचे वाला ये वाला हिस्सा है, इसकी बात हो रही है यहाँ पर। तो राजस्थान का दक्षिण पूर्वी पठार हाड़ौती के नाम से विख्यात है और ये 9% भूभाग को घेरे हुए है। यहाँ की जो जनसंख्या वो कितनी है, 13% जनसंख्या राज्य की टोटल, उसमें 13% है। इसमें आपका कोटा, बूंदी, बारा, झालवाड़ा और चित्तौड़गढ़ जिले का पूर्वी भाग भी इसमें शामिल है। यहाँ लावा, मिश्रित सेल व विंध्यन सेलों का सम्मिश्रण मिलता है। इस पठारी भाग की समुद्र तल से औसत जो ऊंचाई है वो 500 मीटर है और इस क्षेत्र में काली व लाल मिट्टी पाई जाती है, जो उपजाऊ है काली मिट्टी। चंबल, पार्वती एवं काली सिंध इस क्षेत्र की प्रमुख नदियां हैं, चंबल, पार्वती और काली सिंध। इस पठार को भौतिक दृष्टि से इसको भी दो उप प्रदेशों में विभाजित किया गया है। पहला आपका विंध्यन कगार, तो यह कगार मुख्य रूप से बलुआ चूना पत्थरों से बना हुआ है और औसत ऊंचाई इसकी 350 से 500 मीटर के बीच है।
कगारों का मुख बनास व चंबल नदी के बीच क्रमबद्ध दक्षिण पूर्व एवं पूर्व दिशा की ओर है। उत्तर में चंबल के सहारे सवाई माधोपुर, करौली व धौलपुर क्षेत्र में ये फैले हुए हैं। और दूसरा है इसका दक्कन लावा पठार। यह दक्षिण पूर्वी राजस्थान का चौड़ा व ऊपरी उठा पथरीला भूभाग है। बलुआ पत्थर और चूना पत्थर चट्टानों से यह क्षेत्र निर्मित है। इसका पूर्वी व दक्षिणी भाग लावा से ढका है। यहाँ पर उपजाऊ काली मिट्टी पाई जाती है। चंबल व उसकी सहायक काली सिंध व पार्वती नदियों ने कोटा में एक त्रिकोणीय जलोढ़ मैदान की रचना की है। तो ये है कुल मिलाकर के आज के चैप्टर में। अब अगला जो वीडियो है उसमें मैं आपको अपवाह तंत्र के बारे में बताऊंगा, जो इससे तो छोटा ही वीडियो बनेगा। तो धन्यवाद।